राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला आज का पहले सवाल के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या करना था आपको, आपको सभी कॉलम में, मतलब आपको एक दो कॉलम और दो रो दिए होंगे, मतलब बेसिकली आपको दो सेल का एड्रेस दिया होगा। उन दोनों सेल के बीच में आने वाले सभी सेल को आपको स्टोर करना है। और आप स्टोर कैसे करेंगे, जैसे कि ये एक, सबसे पहले आपको एक सेल का एड्रेस दिया हुआ है और दूसरा सेल का एड्रेस आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉलम के सभी सेल को स्टोर करना है, फिर आपको इस कॉलम के सभी सेल को स्टोर करना है, फिर इस कॉलम के सभी सेल को स्टोर करना है। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है और सभी कॉलम के सेल को स्टोर करते चलना है आपको, ठीक है। बस ये इतना सा कोड है। तो बस इसी वे में आपको स्टोर करना है। और जो कॉलम नंबर होगा, जो भी सेल आ रहे होंगे इन सभी के बीच में, उनका कॉलम नंबर वेरी करेगा C1 से लेके C2 तक, और रो वेरी करेगा अगेन R1 से लेके R2 तक। और ये इनिशियली जो आपको दिया हुआ है, कॉलम नंबर दिया हुआ है, ये रो नंबर दिया हुआ है, अगेन ये कॉलम नंबर दिया हुआ है, रो नंबर दिया हुआ है फॉर फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल, ठीक है। तो बस आपको यही चीज करना है। एक बार इस एग्जांपल के साथ मैं आपको कोड को ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। K1 से लेके L2 के बीच तक के हमें सभी सेल को अपने आंसर वेक्टर में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक बार आपको मैं कोड रन करके दिखाता हूँ अपना ट्राई रन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको। ये आप देख सकते हैं मेरा ये कोड हो गया। तो सबसे पहले मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है और रो कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर। और ये हो गया कि मेरा कॉलम कहाँ तक मुझे जाना है और रो मुझे कहाँ तक जाना है, मतलब मेरा जो बाउंड्री हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊंगा, मैं 0 से लेके, मतलब C1+0 से लेके C1+I, जब तक ये लेस देन इक्वल टू C2 है तब तक मैं इसको वेरी कराऊंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और उसी तरीके से रो को मैं कहां तक वेरी कराऊंगा, 0 से लेके, मतलब R1 से लेके जब तक R1+I इज लेस देन इक्वल टू R2 है मेरा, वहां तक मैं इसको रो को वेरी कराऊंगा। बस इतना ही सा काम है। तो यहीं पर आपने देखा कि मैंने किस तरीके से स्टोर कर लिया कॉलम 1 का एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, और एंडिंग एड्रेस कॉलम 1 R1, कॉलम 2 R2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है मैंने, और उसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है C1+I। बेसिकली C1, और इनिशियल में तो 0 है, तो C1 स्टार्टिंग एड्रेस प्लस I विल रिमेन C1 ओनली, और R1+J विल रिमेन R1 ओनली। तो C1 R1 सबसे पहले पुश बैक हो जाएगा। फिर स्टोर होगा आपका C1 R1+1, और R1 आपका क्या है, R1 है आपका 1+1, ये हो गया 2, और 2 इज लेस देन इक्वल टू आपका R2 का वैल्यू। R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, R2 का वैल्यू है आपका 2, तो अगेन ये स्टोर होगा आपका। फिर जैसे ही R1+2 पे आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3, पर R2 का वैल्यू आपका है 2, तो ये वाला कंडीशन तो इसका फॉल्स हो गया, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, बस यहाँ से ब्रेक कर जाना है। फिर अगले वाइल लूप, फिर अगले फॉर लूप में चलना है। अगले फॉर लूप के लिए आपका जो कॉलम नंबर है वो हो जाएगा C1+1, ठीक है। तो C1 क्या था इनिशियली आपका, C1 था आपका इनिशियली आई थिंक K, फिर अब K+1 L हो जाएगा, ये L+1, सॉरी K+1 L, और रो आपका इनिशियल होगा R1 से ही, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा C1+1 R1+1। फिर अगेन आप R1+1 से आगे बढ़ जाओगे रो में तो आप एक्सीड कर जाओगे, आपको वहां तक जाना नहीं है। फिर आप अगेन C को, मतलब कॉलम को आप एक आगे बढ़ाते हो। जैसे आप कॉलम को आगे बढ़ाते हो आप देखते हो कि आप कॉलम 2 से आगे बढ़ जा रहे हो, बस मतलब इसका क्या हो गया कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप वहां से ब्रेकआउट कर जाओगे और रिटर्न कर दोगे अपना आंसर वेक्टर को, जो भी अपने आंसर स्टोर किया है। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट आ रहा है देन कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, हम आपका वहां पर सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे। पहले आज का दूसरा सवाल, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, राइट।
उस इंटीजर एरे में आपको फर्स्ट के इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और यूनिक जो कि इस इंटीजर एरे में नहीं है, उनका सम आपको रिटर्न करना है। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है, बस इंप्लीमेंटेशन का ये क्वेश्चन है। एक बार बात करते हैं इस इंटीजर एरे में, मतलब इस नम्स एरे में आपके फर्स्ट टू इंटीजर्स कौन से नहीं। तो फर्स्ट टू इंटीजर जो है कि इस नम्स एरे में नहीं है वो है 2 और 3, तो उनका सम क्या हो जाएगा 5, इसको आप रिटर्न कर दो। इस नम्स एरे में फर्स्ट 6 इंटीजर जो नहीं है वो कौन से हैं, तो फर्स्ट 4 1 2 3 4 ये इंटीजर इस एरे में नहीं है, और फिर 7 और 8 क्योंकि 5 और 6 तो इस एरे में है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 25, उसको आपको रिटर्न कर देना है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। ये इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है। अब इसको मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये आ गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। 5 और 6 ये हो गया मेरा नम्स एरे। तो मैंने सबसे पहले इस एरे के सभी वैल्यू को मैंने ऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर लिया है। ऑर्डर्ड मैप में मैंने क्यों स्टोर किया, क्योंकि एक चीज मुझे इस नम्स एरे को सॉर्टेड करके नहीं दिया हुआ है। तो मैं जैसे ऑर्डर मैप में इसको स्टोर करूंगा तो ये सभी सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। और दूसरा एक केस ये भी आ सकता है कि इस नम्स एरे में कुछ डुप्लीकेट्स, तो उन डुप्लीकेट्स को अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो भी वो डुप्लीकेट सॉर्टेड ऑर्डर में तो आ ही जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि ऑर्डर्ड मैप में एक की तो यूनिक ही होता है, 5 5 दो भी बार आएगा तो 5 एक ही की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करेगा। तो बस एक की एक ही बार आए, मतलब सारे मुझे डुप्लीकेट से छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने ऑर्डर्ड मैप का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली सेट भी वही काम करेगा और ज्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि वो आपको सभी वैल्यू को सॉर्ट करके दे देगा और सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव भी करके दे देगा। तो आप ऑर्डर्ड मैप की जगह पे सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और वो बेसिकली ज्यादा अच्छा होगा। ऑर्डर मैप इस्तेमाल करने के पीछे का मेरा बस एक मेन मोटिव है कि मुझे सभी सॉर्टेड ऑर्डर में मिले और जो भी मुझे डुप्लीकेट्स हैं उससे मुझे छुटकारा मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इस एरे में ट्रेड किया और सभी को स्टोर कर लिया, सभी वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, और ये जो है ये सम इसमें स्टोर करने वालों में आंसर जो भी है मेरा। ठीक है, और ये स्टार्ट मतलब कि अभी मुझे कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, क्योंकि मुझे जो सम है उसको मिनिमाइज करना है, इसलिए मैं फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको आइडिया बताता हूँ क्या मैं किस आइडिया में चलने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी मेरा स्टार्ट है मान लीजिए 1 पे, और मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 5, तो इसके बीच में मेरे कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, राइट। और बेसिकली 1 से लेके 5 तक के ही कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है मेरे। तो मैं क्या करता हूं कि बिना इस तरीके से बार बार मैं ट्रेड करूं, उससे अच्छा क्या है कि मैं सीधा सीधा इन सभी एलिमेंट का सम निकाल लूंगा, राइट। और मैथ्स हम सभी ने पढ़ा है, तो ये सब चीज आई होप कि आपको निकालना आसानी से आता होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एल में स्टोर कर लिया स्टार्ट का वैल्यू जो कि है अभी 1, और आर में स्टोर कर लिया मैंने आई टी डॉट फर्स्ट का वैल्यू जो कि यहाँ पर 5। तो बेसिकली कोई मतलब नहीं है आई टी डॉट फर्स्ट और स्टार्ट से भी मैं कर सकता था, पर मुझे बोलने में और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने आर में आई टी डॉट फर्स्ट का वैल्यू, मतलब जहां पर भी मैप है मेरा उसका इटरेटर का वैल्यू, और एल में मैंने अभी स्टार्ट का वैल्यू स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मैं पहला चीज जो चेक करूंगा, क्या मुझे जो के एलिमेंट्स चाहिए वो क्या मेरे इन दोनों के गैप से बड़ा है, राइट। जैसे कि यहां पर आप देखो आपका आर माइनस एल क्या होगा 4, और आपको 6 एलिमेंट को इंसर्ट करना है, राइट। तो 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन गैप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तो आप आराम से इंसर्ट कर सकते हो, राइट। और एक केस क्या हो सकता है कि अगेन आपका गैप मान लो 3 का होता, मतलब आपको 3 एलिमेंट इंसर्ट करने, सॉरी आपका के का वैल्यू 3 होता और आपके बीच में गैप में एलिमेंट होते 4। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसी गैप में सभी एलिमेंट मिसिंग मिल गए। अब आप इन्हीं दो एलिमेंट के बीच के सभी एलिमेंट को आप सम करके स्टोर कर लोगे अपने आंसर वेक्टर में, बस यही चीज है। तो अगर आपका के का वैल्यू इनके गैप से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि आपको अभी इस लूप में और चलने का जरूरत है, राइट। अगर यहीं पर आपका गैप का वैल्यू के से बड़ा आ गया है तो आप यहाँ पे से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और स्टार्ट से लेके फर्स्ट के एलिमेंट्स जो है उस गैप के बीच में उसका सम आप स्टोर कर देना, बस यही चीज है। अब मुझे 1 से लेके 4 तक सभी एलिमेंट का सम करना है, राइट।
इसका सम मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं क्या करूंगा, फर्स्ट r-1 इंटीजर्स का सम निकालूंगा और फर्स्ट l-1 इंटीजर का सम निकालूंगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इससे जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा इन l और r के बीच के जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनका गैप का सम। कैसे होगा एक बार रन करके देखते हैं। तो r का वैल्यू अभी क्या है आपका 5, राइट 5 है। तो फर्स्ट 4 इंटीजर्स का सम हो जाएगा 4 इंटू 5/2 और l का वैल्यू है 1, तो फर्स्ट 0 एलिमेंट का सम 0, 5 माइनस 0 10 और अगर आप देखो तो 1 से लेके 4 तक का सभी एलिमेंट का सम होता है 10 ही, राइट। तो ये सही फॉर्मूला है और मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज पता भी होगा, बेसिक मैथ्स, ठीक है। और अगेन क्योंकि अब मैंने इस सभी एलिमेंट को स्टोर कर लिया है तो अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को मैं इंक्रीज कर दूंगा और अब मैं स्टार्ट का वैल्यू कर दूंगा r+1, ठीक है। r अभी आपका क्या है 5, तो अब क्योंकि मुझे 5 एलिमेंट इस एरे में मिल चुका है तो अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या सर्च करने की कोशिश करूँ कि क्या 6 है, ठीक है 6 है। तो r का वैल्यू मैं कर दूंगा 6 और आपका r का वैल्यू मैं कर दूंगा 6, फिर ये लूप खत्म। अब अगला लूप में चालू होगा काम, ठीक है। अभी आपका मैप में 6 भी स्टोर्ड है वैल्यू, ठीक है, मैप में आपका 6 भी स्टोर्ड है वैल्यू। तो अगेन आप l को असाइन कर दो, l को असाइन कर दो आप, सॉरी ये स्टार्ट का वैल्यू है 6, l में असाइन कर दो आप स्टार्ट का वैल्यू और r में स्टोर कर दो आप मैप का जो भी वैल्यू उसका। और अगेन आप दोनों के बीच का गैप कैलकुलेट करो, इट इज k इज अगेन ग्रेटर देन द गैप, जो कि कुछ है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, सभी इन दोनों के बीच के जो भी एलिमेंट्स है उनका सम स्टोर कर लोगे। पहले इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो अगेन आप खत्म कर दोगे, आगे बढ़ोगे और इसके बाद आप देख सकते हो कि मैप में अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है, ठीक है। मैप में जितने भी यूनिक एलिमेंट है सबको आपने एग्जॉस्ट कर दिया है। तो बस अब आप इस लूप से ब्रेकआउट कर जाओगे और आपका स्टार्ट अभी जहां पर भी है उससे आप के एलिमेंट और आगे बढ़ के आप उन सभी के एलिमेंट का सम स्टोर कर लोगे। तो उसका भी अगेन हमने क्या तरीका निकाला था, बस ये r मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, स्टार्ट प्लस के, मतलब स्टार्ट से लेके नेक्स्ट के एलिमेंट्स और l हो जाएगा आपका वही स्टार्ट का वैल्यू और फर्स्ट r-1 एलिमेंट का सम, देन फर्स्ट l-1 एलिमेंट का सम और इन दोनों को मैं जस्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उस गैप का सम आ जाएगा और मैं उसको आंसर में स्टोर कर लूंगा और रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर को। सो बस दैट्स इट, सिंपल मैथ्स और सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, होता टफ कुछ नहीं था इसमें। बस हाँ कुछ एरर हैंडलिंग करना था आपको जो कि थोड़ा दिक्कत दे सकता था। सो दैट्स इट फॉर नाउ। वेल आज का तीसरा सवाल, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बाइनरी ट्री बनाना है बेसिकली और इस बाइनरी ट्री को क्रिएट करने के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक डिस्क्रिप्शन करके वेक्टर दिया हुआ है उसमें आपका स्टोर्ड है, ठीक है। तो एक नोड का क्या क्या आवश्यकता हो सकता है कि वो किसी का चाइल्ड हो सकता है, किसी का पेरेंट हो सकता है, किसी का लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, मतलब सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस उसी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके आपको एक पूरा का पूरा बाइनरी ट्री बनाना है। तो अगर आपने हमारा ट्री वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो आपसे ये आसानी से बनना चाहिए और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किए। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रूट फोर्स से ही करता हूँ। मैं क्या करूंगा कि मैं एक हैश मैप बना लूंगा, हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर वैल्यू यूनिक है और अगर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने उसका एक नोड क्रिएट कर दिया तो फिर मुझे आगे भी मिलेगा वो नोड, तो वो किसी का पेरेंट हो किसी का चाइल्ड हो तो हम उसको उस तरीके से असाइन कर सकते हैं, राइट। एक बार क्या मैंने बोला एक बार मैं आपको अच्छे से ड्राई रन करके बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अपन गए इस डिस्क्रिप्शन सबसे स्टार्टिंग पे गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मैप में हैश मैप में 20 स्टोर नहीं है तो 20 की कोरस्पॉन्डिंग अपन ने एक नोड बनाया। फिर अपन आगे बढ़े, 15 के कोरस्पॉन्डिंग भी कोई हमारा नोड नहीं है तो 15 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग भी हमने एक नोड बना लिया, ठीक है। अब ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक चाइल्ड है और इसका पेरेंट है 20 और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो 1 का मतलब कि ये 15 जो है 20 का लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो इधर आते हैं अपन एक 20 के लेफ्ट चाइल्ड में असाइन कर देते हैं 15 को, ठीक है, खत्म कहानी। अब अगले डिस्क्रिप्शन पे गए और उससे पहले
अगर कोई हमें पेरेंट की तरह मिल रहा है तो उसके पेरेंट के काउंट को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर कोई हमें चाइल्ड की तरह मिल रहा है तो उसके चाइल्ड के काउंट को बढ़ाते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें एंड में रूट रिटर्न करना है, राइट। तो हमें यहां से हम ऐसा नोड देखेंगे जो किसी का पेरेंट तो है पर किसी का चाइल्ड नहीं है, तो उस रूट को हम रिटर्न करेंगे क्योंकि वही एक्चुअल में हमारा रूट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 20। तो 20 तो ऑलरेडी हमारा हैश मैप में स्टोर्ड है, मतलब 20 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक नोड क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या 17 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोई वैल्यू स्टोर किया है, नोड क्रिएट किया? नहीं। तो सबसे पहले 17 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन एक नोड बना लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। अब 17 का पेरेंट है 20 और वो उसका राइट चाइल्ड है, ठीक है। 20 का राइट चाइल्ड है 17, तो पेरेंट ऑफ 20 एक इंक्रीज कर देते कि 20 दो का पेरेंट है, और चाइल्ड ऑफ 17 अपन कर देते हैं 1, क्योंकि 17 एक का चाइल्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमें नोड मिला 50। तो 50 अभी तक हमारा हैश मैप में स्टोर नहीं है, तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करके अपन स्टोर कर लेते हैं। और अगेन आगे बढ़ते हैं। तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने एक वैल्यू स्टोर किया हुआ, ठीक है। तो 20 का जो पेरेंट है वो 50 है और 20 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। ये वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसको स्टोर कर देते हैं और उसके साथ हमें एक चीज और क्रिएट करना पड़ेगी कि चाइल्ड ऑफ 20, क्योंकि 20 अब किसी का चाइल्ड भी बन चुका है, और पेरेंट ऑफ 50 उसको अपन इंक्रीज कर देते क्योंकि 50 एक का पेरेंट बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर 50 अगेन मिला आपको 50, ऑलरेडी 50 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने एक नोड क्रिएट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 80 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने नोड क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो 80 के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करते हैं। और 80 का पेरेंट कौन है? 50, और 80 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है। इस तरीके से क्रिएट कर दो। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे और यहाँ पर आपको अगेन 50 का पेरेंट काउंट एक बढ़ाना पड़ेगा और चाइल्ड काउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा 80 का, ठीक है। अगेन आप आगे बढ़ोगे, आपको मिलेगा इस तरीके से कुछ, मतलब 19 असाइन करना है और 18 का वो लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो अगेन आपको इधर ये वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, 19 का चाइल्ड काउंट 1 और पेरेंट काउंट ऑफ 80 विल बिकम 1। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने पेरेंट वाला बनाया है ना, उसमें मैं इटरेट करूंगा। अगर कोई नोड है जो सिर्फ पेरेंट है, पेरेंट काउंट है उसका, मतलब वो किसी का पेरेंट तो है, और उसका चाइल्ड काउंट 0 है, कि मतलब वो किसी का चाइल्ड नहीं है, तो वो हमारा रूट नोड होगा और उसको अपन रिटर्न कर देंगे। बस इतना सही चीज है, और इसी को मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है। तो एक बार मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवाता हूँ, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। ये रहा मेरा कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैंने जो एमपी क्रिएट किया है, अनऑर्डर्ड मैप, इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करके इसमें स्टोर कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर मैंने क्या किया कि ये मैंने अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट किया है, जिसमें अगेन मैं स्टोर करूंगा कि क्या वो किसी का पेरेंट है या नहीं, ठीक है। अगर किसी का वो पेरेंट है पर वो किसी का चाइल्ड नहीं है, तो उसको मैं अपना आंसर बना लूंगा और रिटर्न कर दूंगा वो आंसर, क्योंकि वही मेरा आंसर है, मतलब मुझे रूट नोड रिटर्न करना है, वही मेरा रूट नोड है। तो बस एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ क्या किया है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मैंने कभी भी नोड को स्टोर किया है। अगर नहीं स्टोर किया है तो मैं एक न्यू नोड क्रिएट करके उसको स्टोर कर लूंगा अपने हैश मैप में। और अगेन हम सेकेंड नोड पे जाएंगे, मतलब जो चाइल्ड नोड है उसको देखेंगे कि क्या वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कभी भी नोड क्रिएट किया है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में एक नोड क्रिएट करेंगे और उसको असाइन कर देंगे अपने हैश मैप में। और फिर हमें पता है कि अगर ये डिस्क्रिप्शन में ऑफ I2, मतलब इसका वैल्यू अगर 1 है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है, अगर 0 है तो उसका राइट चाइल्ड है। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, पहले नोड के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट चाइल्ड अपन क्रिएट कर देंगे दूसरे नोड को। और अगर 0 है उसका वैल्यू तो पहले नोड के कॉरस्पॉन्डिंग राइट चाइल्ड असाइन कर देंगे सेकेंड नोड को, बस। और पेरेंट ऑफ I0 इंक्रीज कर देंगे और चाइल्ड ऑफ I1 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो I0 मतलब जो पहला वैल्यू था वो किसी का पेरेंट बन चुका है और जो दूसरा वैल्यू है वो किसी का चाइल्ड बन चुका है, बस इसी तरीके से। और अगेन आप ये हैश मैप में एक बार इटरेट कर लेना पूरा अच्छे से घूम घूम के। अगर वो किसी के पेरेंट तो है, मतलब पेरेंट काउंट है उसका, पर चाइल्ड काउंट उसका नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो नोड है आपका, वो नोड आपका रूट नोड है, बस, क्योंकि रूट किसी का पेरेंट नहीं होता।
बस आपको उसको स्टोर कर लेना है, ब्रेक कर जाना है, वहां से रिटर्न आंसर कर देना है। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल कोड है। अगर वेल आज का चौथा सवाल, ये थोड़ा सा आसान ही था, उतना ज्यादा टफ नहीं था, पर हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जैसा होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है रिप्लेस नन को प्राइम नंबर्स इन एन एरे। ठीक है, तो बस काम भी आपको यही करना है कि जितने भी नन को प्राइम नंबर्स हैं उनको एडजेसेंट नन को प्राइम नंबर्स है उनको आपको रिप्लेस करना है। तो कुछ मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम बेसिकली प्राइम नंबर्स नहीं होते, दो नंबर्स जो कि आपस में फैक्टर शेयर नहीं कर रहे वो आपस में को प्राइम होते हैं। जैसे 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, पर 8 एंड 9 आपस में को प्राइम है, क्योंकि 8 और 9 आपस में कोई भी फैक्टर शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो 8 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसी ऑपरेशन को चालू करते हैं। हर को प्राइम नंबर, हर नन को प्राइम नंबर को रिप्लेस करते हैं उसके एलसीएम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 और 4। तो 6 और 4 को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। 6 में भी है, 4 में भी है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों के एलसीएम से। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 6 और 4 की जगह पे आ गया 12। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3। ठीक है, तो 3 और 12 आपस में को प्राइम है? नहीं, इसमें भी एक कॉमन फैक्टर है 3, इसमें भी एक कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं, तो इन दोनों को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इनके एलसीएम से। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2, क्या 2 और 12 आपस में को प्राइम नंबर है? नहीं, 2 और 12 दोनों का आपस में एक फैक्टर है विच इज ग्रेटर देन 1, और वो है 2। तो ये दोनों भी आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, तो इन दोनों के एलसीएम से इसको इन दोनों को रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा 12 भी आगे। फिर 12 के बाद आते हैं अब 7। क्या 12 और 7 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं? यस, 12 एंड 7 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 7 के बाद अब आया 6। क्या 7 और 6 आपस में को प्राइम नंबर है? बिल्कुल, 7 और 6 आपस में को प्राइम नंबर है, 6 को भी रहने देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 आया। क्या 2 और 6 आपस में को प्राइम नंबर्स है? वेल नहीं, 2 और 6 डू शेयर अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज 2 ओनली। तो इन दोनों को अपन रिप्लेस कर देंगे इनके कॉमन फैक्टर, सॉरी इनके एलसीएम से, और 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 ही अगेन। 12, 7, 6। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट एरे। बस आपको इसी चीज को रिटर्न करना है। तो बस इसी का इम्प्लीमेंटेशन ही है जो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लगे। एक मैंने एग्जांपल लिख के रखा है, मैं आपको बताता हूँ। 12, 3, 5, 20। ठीक है, अब इसमें अपन चलते हैं। ये आपका एरे दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको जो भी आपको एग्जाम्पल स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट में आपको इसको फिल्टर करके आंसर वेक्टर रिटर्न करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 12 और 3, क्या 12 और 3 आपस में को प्राइम है? नहीं, तो इनको रिप्लेस करेंगे इनके एलसीएम से, 12 आ गया। फिर 12 और 5 आपस में को प्राइम है? यस, तो 5 को एज इट इज रहने दो। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये 20 है राइट, और इसको यहाँ पे से उतारते हैं 5 और 20। क्या 5 और 20 आपस में को प्राइम है? वेल, आपस में को प्राइम तो नहीं है, तो इनको रिप्लेस करेंगे अपन इसके एलसीएम से। इनके एलसीएम क्या हो जाएगा? 20, 12 और 20। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। वेल नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 12 और 20 भी आपस में को प्राइम नंबर नहीं। और यहाँ पर या तो आप रिकर्सिवली कोड लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल इटरेटिवली भी कोड लिख सकते हो उसका, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इटरेटिवली ही लिखा है। तो अगेन आप देख सकते हो कि 12 और 20 यहाँ पर क्या है, आपस में को प्राइम नंबर नहीं, और ये दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे को, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इन दोनों को इनके एलसीएम से। और इन दोनों का एलसीएम आई सपोज 60 आता है। यस, तो आपका जो आंसर वेक्टर था जिसमें अभी 12 और 20 स्टोर था, अब आपको उसमें स्टोर करना होगा 60। ठीक है, बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इसी एग्जांपल को, ये जो लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल को मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ अपने कोड पे। आपको बहुत आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब चलिए कोड पे एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से कोड इम्प्लीमेंटेशन किया है हमने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आंसर वेक्टर क्रिएट किया, जो आंसर वेक्टर मैं रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया,
अब मैं लूप चालू करूंगा यहाँ से और मैं इन दोनों का जीसीडी निकालूंगा और उसको कंपेयर करूंगा, सॉरी इसका, इस एलिमेंट का, और आंसर जो भी अभी तक मेरा आंसर वेक्टर बना है उसके बैक का मैं जीसीडी कंपेयर करूंगा। अगर दोनों का जीसीडी 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में नॉन को प्राइम नंबर है, तो उन दोनों को रिप्लेस करूंगा मैं उन दोनों के एलसीएम से। बस जो भी मैंने बोला अब इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। वाई में स्टोर किया मैंने नम्स ऑफ आई का वैल्यू, नम्स ऑफ आई का वैल्यू क्या है 3, दोनों का जीसीडी अपन निकालेंगे आंसर के बैक में जो भी स्टोर्ड है, और जो नंबर है आपका वाई, ठीक है। तो अगेन ये इन दोनों का जीसीडी आ गया 1 सॉरी 3, तो विच इज अगेन ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे इन दोनों के एलसीएम से। और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, दो नंबर का एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो बस एक्स एंड वाई और उसका जीसीडी से इसको डिवाइड कर देंगे तो उसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 12 और 3 था, तो अगेन वाई में अपन स्टोर कर लेते हैं 12 वैल्यू, और जो लास्ट वेक्टर लास्ट आपका था आंसर वेक्टर का उसको अपन पॉप बैक कर देते हैं, ठीक है, खाली कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने वाई लूप चलाया जब तक आंसर का साइज मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे ही आपने आंसर वेक्टर को आपने पॉप बैक कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका साइज ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ से वाई लूप से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर आंसर डॉट पुश बैक अपन कर देंगे 12। वाई में बेसिकली अपन ने अभी तक का जो भी एलसीएम आया है नंबर का वो स्टोर किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आई को और आगे बढ़ाते हैं, ये पहुंच गया 5 पे अपन, तो 5 और 12 का जीसीडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइज तो अभी ग्रेटर देन 0 है, वाइल वाला लूप जो भी कहानी है इसमें आंसर डॉट साइज तो ग्रेटर देन 0 है, पर इसका जो जीसीडी है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, क्योंकि जीसीडी ऑफ 12 एंड 5 इज 1 ओनली, ठीक है। तो ये वाला वाइल लूप चलेगा नहीं, आंसर डॉट पुश बैक हो जाएगा 5, ठीक है। अब आंसर डॉट बैक में भी क्या स्टोर्ड है आपका 5। आगे बढ़ते हैं, यहां पर वैल्यू है आया आपका y में 20, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया आपका 20, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करते हैं, आंसर डॉट बैक और y का जीसीडी देखते, तो इन दोनों का जीसीडी अगेन आ रहा है 5, मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। y को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इन दोनों के एलसीएम से, इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है 20 आने वाला है, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू हो गया अपना 20, और ये वाला जो 5 था उसे मुझे रिप्लेस करना है, हटाना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, पॉप बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो आंसर वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है 12, और ये हो गया आपका y का वैल्यू 20। तो अगेन अपन देखते हैं 12 और 20 क्या आपस में जीसीडी क्या है, तो 12 और 20 का आपस में जीसीडी है 4 आई थिंक, राइट। तो अगेन दोनों का जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपस में दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो y का वैल्यू अपन स्टोर कर देते हैं, दोनों का एलसीएम का वैल्यू, दोनों का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। और एट द सेम टाइम अपन क्या कर देते हैं, आंसर का जो लास्ट वैल्यू है उसको पॉप बैक कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वैल्यू था आपका जो भी आंसर था उस वेक्टर में 12 स्टोर था, उसको पॉप बैक कर देते हैं और y में स्टोर हो गया दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब आंसर डॉट साइज इक्वल टू 0 हो चुका है, मतलब यहाँ से लूप ब्रेक करना है आपको, ये वाइल लूप जो चल रहा था उसको आपको ब्रेक कर देना है, और आंसर डॉट पुश बैक आपको दोनों का एलसीएम पुश बैक कर देना है, ठीक है। बस यहाँ पर जैसे ही आपने एलसीएम पुश बैक किया 60, आपका आंसर वेक्टर हो गया 60 सिर्फ। और अगेन आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने 12 को भी हटा दिया है। पिछले बार जो आपको दिक्कत लग रहा होगा, अगर आप एक एक करके करते चलते तो थोड़ा आपको दिक्कत होता है। यहाँ पर मैंने वाइल लूप चला लिया है, और जब तक मुझे सेम आ रहा है तब तक मैं रिप्लेस करते चल रहा हूँ उन दोनों को, मतलब जब तक मुझे नॉन को प्राइम नंबर मिल रहा है तब तक मैं उनको रिप्लेस करते चल रहा हूँ उनके एलसीएम से, ठीक है। बस यही छोटा सा कहानी है। तो अब मेरा आंसर वेक्टर हो गया 60, और मेरा लूप निकल के चल गया इसके बाहर, ठीक है। तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप, और यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे आंसर वेक्टर को, बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। और जीसीडी निकालना मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो आप हमारे मैं सारे प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, उस बार बहुत अच्छे से हमने बात किया है जीसीडी निकालना। ये मेरा जीसीडी इनबिल्ट जो एसटीएल होता है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे खुद से एसटीएल सॉरी इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ा जीसीडी का। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।